यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट प्लस अदर एग्ज़ाम, जहाँ पे एसएसटी पूछी जाती है जिस भी एग्ज़ाम में, तो ये पीवाईक्यू इम्पॉर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स, मैं वर्षा आप सबका वाना क्रिएटिव में स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम पीवाईक्यू से स्टार्ट करते हैं। तो पीवाईक्यू हमारी है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो कालक्रमानुसार हमारा व्यवस्थित करना है। यहाँ पे वारेन हेस्टिंगस हैं, लॉर्ड कर्नवालिस हैं, क्लाइव हैं, लॉर्ड वेलेस्ली हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। अब इसको हम लोग सूची में देख लेते हैं आंसर में। यहाँ पे है देखिए, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, गवर्नर जनरल और शासनकाल। तो क्लाइव का है 1757 से 1760 ईस्वी तक, 1765 से 1767 ईस्वी द्वितीय कार्यकाल। अब है वारिंग हेस्टिंग्स 1772 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक, और कार्नवालिस हैं 1786 से 1793 ईस्वी। लॉर्ड वेलेस्ली है 1798 से 1805 ईस्वी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के निम्न में से किस राज्य में सुंदरवन पाए जाते हैं? तो भारत में सुंदरवन पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। तो इसकी व्याख्या करते हैं। भारत में सुंदरवन पश्चिम बंगाल में राज्य में स्थित है। इसका विस्तार 14 हेक्टेयर में है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना नदी के डेल्टा में स्थित एक ज्वारीय मैंग्रोव वन है। सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है। यूनेस्को द्वारा सुंदरवन को 1987 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। इसमें बंगाल टाइगर सर्वाधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बांध बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ? तो ऑप्शन हमारा सही होगा, महानदी। और इसकी व्याख्या करते हैं। हीराकुंड बांध उड़ीसा में संबलपुर के निकट महानदी पर बनाया गया है। तो यहाँ पर हीराकुंड बांध कहाँ बनाया गया था? उड़ीसा में संबलपुर के निकट महानदी पर बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में संबलपुर के निकट महानदी पर बनाया गया है, और यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। तो सबसे लंबा बांध क्या कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है सबसे लंबा बांध, और ये कहाँ बनाया गया है? तो उड़ीसा में संबलपुर के निकट महानदी पर बनाया गया है। अब इसकी लंबाई जो है 4777 मीटर है तथा ऊंचाई 160 मीटर है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 4777 मीटर, और ऊंचाई इसकी 160 मीटर है। और इसकी ये कहाँ पर है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में संबलपुर के निकट महानदी पर बनाया गया है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई 4777 मीटर तथा ऊंचाई 160 मीटर है। आशा करते हैं इतना लर्न हुआ होगा। आप नेक्स्ट चलते हैं। सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना स्थापित है। किस पे भाखड़ नागल परियोजना स्थापित है? तो सतलज नदी पर भाखड़ नागल परियोजना स्थापित है। अब भाखड़ बांध संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है और 226 मीटर है। यानी कि क्या है? भाखड़ बांध संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, और यह 226 मीटर है। इस जबकि चंबल परियोजना चंबल नदी पर निर्मित है। जबकि चंबल परियोजना किस पे निर्मित है? तो चंबल नदी पर निर्मित है। यह परियोजना मुख्यतः राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत प्रदान करती है। तो चंबल नदी परियोजना यह मुख्यतः राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत प्रदान करती है। तो एक बार फिर से हम आपको बताते हैं। हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में संबलपुर
के निकट महानदी पर बनाया गया है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई 4,777 मीटर, ऊंचाई 160 मीटर है और सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना स्थापित है। अब भाखड़ बांध संसार का सबसे ऊंचा और गुरुत्वीय 226 मीटर है, जबकि चंबल परियोजना चंबल नदी पर निर्मित है और यह परियोजना मुख्यतः राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत प्रदान करती है। तो राउरकेला स्टील प्लांट को कौन विद्युत प्रदान करता है? तो चंबल नदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? तो निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? उष्ण मरुस्थल है तो सहारा मरुस्थल है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। तो क्या है? सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है, जो दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। दक्षिणी अफ्रीका में कौन सा मरुस्थल है? तो उष्ण मरुस्थल सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। कहाँ पे? दक्षिणी अफ्रीका में। तो यह मरुस्थल 3.5 मिलियन वर्ग मील क्षेत्र पर विस्तृत है। कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो 3.5 मिलियन वर्ग मील। 3.5 मिलियन वर्ग मील क्षेत्र पर विस्तृत है। अब कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। कौन सा दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है मरुस्थल? तो कालाहारी। अब जबकि आटाकामा मरुस्थल चिली में स्थित है। कौन सा मरुस्थल चिली में स्थित है? तो चिली में स्थित है आटाकामा मरुस्थल। अब आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट का बृहद भंडार पाए जाने के कारण चिली नाइट्रेट के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। थार मरुस्थल भारतीय महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। थार मरुस्थल भारतीय महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। अब आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट का बृहद भंडार पाए जाने के कारण चिली नाइट्रेट के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मधुबनी लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से है। अब इसकी व्याख्या करते हैं। मधुबनी लोक कला शैली बिहार के मधुबनी से संबंधित है। मधुबनी शब्द में निहित मधुबन का अर्थ है शहद का वन। मधुबनी शब्द में निहित मधुबन का अर्थ है शहद का वन। अब यह कला राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। कलाकृतियों में गुलाबी, पीला, नीला, सिंदूरा और सुग्गा पंखी जैसे जो हरे कलर का होता है रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि मधुबनी में कौन कौन से कलर का यूज होता है? तो यहाँ पे गुलाबी, पीला, नीला, सिंदूरा और सुगा पंखी जो हरे कलर का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का खैरा रोग। खैरा क्या है? एक रोग है जो धान के जहाँ पे धान की रोपाई होती है उस धान में खैरा रोग पकड़ता है और किस तत्व की कमी से होता है? तो ये जिंक की कमी से होता है। खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो जिंक की तत्व की कमी से होता है। तो चलते हैं इसके व्याख्या पर। धान का खैरा रोग जिंक यानी कि जस्ता की कमी से होता है। इस रोग में धान की पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं। इसमें पौधे बौने हो जाते हैं और ब्यात कम होती है। यह रोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों की मुख्य समस्या बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या है? धान का खैरा रोग जिंक जस्ता की कमी से होता है और इस रोग में धान की पत्तियों पर पहले क्या होते हैं? हल्के पीले रंग के धब्बे होते हैं जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं और इसमें पौधे छोटे होते हैं और ब्यात कम हो जाती। यह रोग उत्तर प्रदेश के तराई के क्षेत्रों में की मुख्य समस्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू है। आलू क्या है? आलू तना है। आलू तना है। आलू एक तना है। इसका उद्गम स्थान दक्षिण अमेरिका
सॉरी, अफ्रीका मुंह से निकल गया। दक्षिण अमेरिका का पेरू है। इसे सब्जियों का राजा कहा जाता है। आलू में प्रोटीन होता है। अब आलू में क्या क्या होता है, तो आलू में प्रोटीन होता है, स्टार्च होता है, विटामिन सी के अलावा अमीनो अम्ल जैसे ट्रिप्टोफैन, ल्यूसीन, आइसलो आइसोल्यूसिन आदि पाए जाते हैं। तो कौन कौन से क्या पाए जाते हैं आलू में? प्रोटीन पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। अब इसके अलावा भी अमीनो अम्ल जैसे ट्रिप्टोफैन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन आदि पाए जाते हैं। तो फिर से एक बार बताते रहे, आलू में प्रोटीन पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है और अमीनो अम्ल जैसे ट्रिप्टोफैन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन आदि पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है तो हमारा होगा धान। खरीफ की फसल क्या है? धान है। यानी कि ये जुलाई से लेके अक्टूबर नवंबर तक है खरीफ की फसल। अब भारत में 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। खरीफ की है, रबी की है और जायद की। देखिए, खरीफ, रबी, जायद, कितनी फसलें हैं? 3 फसलें हैं। खरीफ है, रबी है, जायद है। अब इसके अंतर्गत धान, ज्वार, बाजरा, मूंग, गन्ना, मूंगफली आदि आते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या आता है? धान आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, मूंग आती है, गन्ना आता है, मूंगफली आती है, आदि आते हैं। अब रबी में इसके अंतर्गत, ये रबी ठंडी में, जैसे अब ये धान धान वाली फसल, ये फसल कटने के बाद खरीफ की फसल कट जाएगी, तब ये रबी की फसल उगाई जाती है। जैसे गेहूं है, जौ है, चना है, मसूर है, सरसों है। रबी की फसल जो है अक्टूबर अक्टूबर से लेके ये मार्च तक इसका कटाई उटाई हो जाती है। और जायद जायद इसके अंतर्गत खरबूज, ये इसकी होती है अप्रैल मई से होती है, स्टार्टिंग हो जाती है। तो खरबूज, तरबूज, ककड़ी आदि को इसका नाम रखा गया है जायद फसल के अंतर्गत। तो खरीफ में क्या आता है? खरीफ में धान आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, मूंग आती है, गन्ना आता है और मूंगफली आता है। देखिए, मूंगफली भी जो है गर्मी के सीजन में ही बोया जाता है, खरीफ है। और धान भी खरीफ है, ज्वार भी खरीफ है, बाजरा भी खरीफ है, मूंग भी खरीफ है और गन्ना भी खरीफ है, मूंगफली भी खरीफ है। एक बार फिर से, धान खरीफ है, ज्वार खरीफ है, बाजरा खरीफ है, मूंग खरीफ है, गन्ना खरीफ है, मूंगफली खरीफ है। रबी, अब रबी फसल, इसके अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों। तो गेहूं रबी है, जौ रबी है, चना रबी है, मसूर रबी है, सरसों रबी है। अब जायद जायद है, जायद में खरबूज, तरबूज, ककड़ी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का का जन्म स्थान है। मक्का का जन्म स्थान है अमेरिका में। तो मक्का होता है का जन्म स्थान मैक्सिको, एक मैक्सिको उत्तर अमेरिका में है। भारत में यहाँ हर वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। यह सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाई जाती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत के राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर के राज्यों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि में मक्के की खेती होती है। अब मक्का खाया जाता है। मक्का का जन्म स्थान कहाँ है? तो अमेरिका में है। और मक्का जो है का जन्म स्थान मैक्सिको उत्तर अमेरिका में है। कहाँ पे है जन्म स्थान? मैक्सिको उत्तर अमेरिका में है। अब भारत में यह वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। यह सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाई जाती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है। और भारत के राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, कश्मीर जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर के राज्यों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि में मक्के की खेती होती है। तो भारत के किन किन राज्यों में मक्के की खेती होती है?
आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर के राज्यों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि में मक्कों की खेती होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग होता है। तो ये नीला होता है, नीला होता है। अब इसकी व्याख्या करते हैं। आधार बीज से द्विगुणन कर प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है। प्रमाणित बीज की थैली पर नीले रंग का प्रमाणीकरण टैग लगा होता है, जिस पर संस्था के अधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओलेरी कल्चर शब्द का संबंध है, ओलेरी कल्चर का संबंध है सब्जी विज्ञान से। किससे संबंध है ओलेरी कल्चर का? तो सब्जी विज्ञान से है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि देखिए, ओलेरी कल्चर सब्जी विज्ञान, पोमोलॉजी फल विज्ञान, फ्लोरिकल्चर पुष्प विज्ञान, फ्लावर पुष्प, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर तो फसल का हो ही जाता है। एग्री यानी एग्रीकल्चर कृषि से होता है, तो कृषि के संबंध फसल से एग्रीकल्चर हो जाएगा। फ्लोरी फ्लावर पुष्प विज्ञान। अब पोमोलॉजी फल से है, और ओल्ट्रिकल्चर सब्जी विज्ञान से है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को पकाने में उपयोग किए जाने वाला रसायन है। तो उपयोग किए जाने वाला रसायन है एथिलीन। देखिए, फलों को पकाने में उपयोग किए जाने वाला कौन सा रसायन है जिससे फल पकते हैं? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम एथिलीन है। एथिलीन फलों को पकाने के उपयोग में लाया जाने वाला रसायन है। अब इसकी व्याख्या करते हैं। एथिलीन गैसीय रूप में पौधों में पाया जाने वाला एक पादप हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? तो पादप हार्मोन। अब एथिलीन गैसीय रूप में पौधों में पाया जाने वाला एक पादप हार्मोन है। इस हार्मोन का निर्माण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। पौधे के कहाँ पे होता है? प्रत्येक भाग में होता है। यह पौधों की पत्तियों एवं फलों के झड़ने की क्रिया को नियंत्रित करता है। यह पौधे की पत्तियों को एवं फलों को झड़ने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। एथिलीन हार्मोन फल को पकाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब एथिलीन के क्या क्या काम है या क्या क्या कार्य करता है? तो एथिलीन जो है फलों को भी पकाता है, और वो फूल एवं पत्तियों को झड़ने पर भी नियंत्रित करता है। तो अब उसके आगे, एथिलीन हार्मोन फलों को पकाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका प्रयोग कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपैन का स्रोत है। पपैन का स्रोत हमारा पपीता है। पपैन का पपीता में पाया जाने वाला एक एंजाइम है। पपैन क्या है? एक एंजाइम है जो कि पपीता में पाया जाता है। इस पपीता में विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। इसकी मध्य फल भित्ति खाने योग्य भाग होता है। कौन सा भाग पपीता का खाया जाता है? तो इसके मध्य फल भित्ति खाने योग्य भाग होता है। पपैन जो है पपीता में पाया जाने वाला एक एंजाइम है। पपैन क्या है? एक एंजाइम है जो कि पपीता में पाया जाता है। पपीता विटामिन ए का प्रमुख स्रोत होता है, और इसकी मध्य फल भित्ति खाने के योग्य भाग होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लचीली फल का कौन सा भाग खाया जाता है? सॉरी, लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? देखिए, मैंने एक बार यहाँ पे लचीली कह दिया, उसके लिए सॉरी। लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो लीची फल का मासल एरिल है। कौन सा भाग खाया जाता है? तो मासल एरिल खाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फल है, खाने योग्य भाग है। तो लीची मासल एरिल है, अमरूद फल भित्ति है, पपीता मध्य फल भित्ति है, बेल अंता फल भित्ति है। एक बार फिर से, लीची मासल एरिल, अमरूद फल भित्ति, पपीता मध्य फल भित्ति, और बेल है अंत फल
भित्ति, अंतः फल भित्ति। देखिए लीची खाने योग्य, इसमें क्या है, मासल एरियल। लीची में खाने, लीची फल है और इसमें खाने योग्य क्या है, तो मासल एरियल है। अब अमरूद एक फल है, उसमें खाने योग्य क्या है, तो फल वित्ती है। अब पपीता एक फल है, तो उसमें खाने योग्य क्या है, तो मध्य फल वित्ती है। और यहाँ पे बेल है, बेल फल है, इसमें खाने योग्य क्या है, तो अंतः फल वित्ती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस हमारा मनाया जाता है 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस भारतीय है हॉकी के महान जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2012 से राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। तो ये किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये कब से, इसकी शुरुआत कब से हुई है, तो ये इसकी शुरुआत 2012 से राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए थे 1896 ईस्वी से। तो 1896 ईस्वी से आधुनिक खेल प्रारंभ हुए। अब इसकी व्याख्या करते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 ईस्वी में एथेंस में हुई। कहाँ पे हुई थी, तो एथेंस में हुई थी। 1896 में उसकी शुरुआत हुई थी। अब 31वां ओलंपिक वर्ष 2016 में ब्राजील के शहर रियो डी जनेरो में संपन्न हुआ। कहाँ संपन्न हुआ था, तो ब्राजील के शहर में रियो डी जनेरो में संपन्न हुआ था 31वां ओलंपिक वर्ष 2016 में। तो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक वर्ष 2020 में टोक्यो जापान में आयोजित होगा। अब 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक वर्ष जो है 2020 में टोक्यो जापान में आयोजित हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ियों में डोपिंग परीक्षण किया जाता है। तो खिलाड़ियों में डोपिंग परीक्षण रक्त एवं मूत्र के द्वारा किया जाता है। डोपिंग परीक्षण खिलाड़ियों द्वारा प्रयुक्त प्रतिबंधित बन सके सप्लीमेंट और एनर्जी ड्रिंक के उपयोग की जांच हेतु किया जाता है। इसके परीक्षण के लिए नमूना या सैंपल के रूप में रक्त एवं मूत्र दोनों को लिया जाता है। डोपिंग टेस्ट के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी अधिकृत संस्था है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कार्यरत है। तो कौन सी है, डोपिंग टेस्ट के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी अधिकृत संस्था है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कार्यरत है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो द्रोणा पुरस्कार कोच को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत 1985 ईस्वी में इसकी शुरुआत 1985 ईस्वी में हुई। द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख रुपए एवं गुरु द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत क्या दिया जाता है कोच को, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख रुपए एवं गुरु द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1985 ईस्वी में हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया।
किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसी संशोधन अधिनियम के तहत समाजवादी और अखंडता शब्द भी जोड़े गए। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, अर्थात देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकारों को समाप्त करके इसे अनुच्छेद 300 का के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। तो यहाँ पे पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। अब इसी संशोधन अधिनियम के तहत समाजवादी और अखंडता शब्द भी जोड़े गए। अब भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान है, अर्थात देश में सभी धर्म समान हैं। किसके तहत? 42वें संविधान के तहत 1976 में इसे जोड़ा गया, इस प्रस्तावना को, और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। अब 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 का के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कहाँ है? तो गुट निरपेक्ष का 17वां सम्मेलन मार्गेरीटा में है। मार्गेरीटा में गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन है। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM का 17वां सम्मेलन 17 से 18 सितंबर 2016 वेनेजुएला के मार्गेरीटा द्वीप में संपन्न हुआ। अब भारत का प्रतिनिधित्व तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने किया था। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां सम्मेलन अजरबैजान में प्रस्तावित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी है, यह एक विधिक अधिकार है। अब इसकी व्याख्या करते हैं। सूचना एक अधिकार अधिनियम 2005 दिनांक 15 जून से 2005 को लागू हुआ। कौन सा? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 दिनांक 15 जून 2005 को लागू हुआ। अब सूचना का अधिकार एक कौन सा अधिकार है? तो विधिक अधिकार है। चूंकि यह अधिनियम संसदीय प्रस्ताव के माध्यम से पारित हुआ है, इसलिए यह एक विधि अधिकार है, ना कि संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे तमिलनाडु होगा। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत राज्यों में विधान परिषद का सृजन एवं उत्साधन किया जाता है। वर्तमान में कुल 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश एवं तेलंगाना में विधान परिषद है और तमिलनाडु में विधान परिषद प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? तो यहाँ पे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, यहाँ पे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया है। नए अनुच्छेद 21 के का में घोषणा की गई कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। 52वां संविधान संशोधन
संशोधन, दल बदल एवं 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी है? तो उर्वास्थि है। और मनुष्य के पैर में फीमर, टिबियोफिबुला, टार्सलस तथा मेटाटार्सलस अस्थियां होती हैं। कौन कौन सी होती है पैर में? फीमर होती है, टिबियोफिबुला होती है, टार्सलस होती है तथा मेटाटार्सलस अस्थियां होती हैं। इनमें फीवर उर्वास्थि सबसे लंबी और मजबूत अस्थि होती है। फीमर तथा टिबियोफिबुला के संधि स्थल एक पर एक गोल अस्थि होती है, जिसे घुटनों की अस्थियां या इसमें पटेला कहते हैं। पटेला कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन सी जल में विटामिन सी जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील विटामिन सी है। इस स्कार्बिक एसिड है। विटामिन बी वसा में घुलनशील विटामिन कहाँ है? वसा में घुलनशील विटामिन ए रेटिनाल, विटामिन डी कैल्सिफेरोल, और विटामिन ई टोकोफेरोल, और विटामिन के नैप्थोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्रा मेज पर रखी पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करती है, किंतु श्याम पट पर लिखे शब्दों को ठीक से पढ़ लेती है। उसका दृष्टि दोष है। तो यहाँ पे दूर दृष्टि दोष है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु में तो साफ दिखाई देते हैं, किंतु निकट की वस्तु में धुंधली दिखाई पड़ती है। इसमें नेत्र गोलक आईबाल्स का व्यास कम हो जाता है एवं पास की वस्तुएं से आई प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद केंद्रीभूत होने से पहले ही रेटिना पर पड़ जाती हैं, अर्थात फोकस बिंदु रेटिना के पीछे हो जाता है। फलतः निकट रखी वस्तुएं धुंधली दिखाई पड़ती हैं। उपयुक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि छात्रा को दूर की दृष्टि दोष है। इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए होता है? तो तपेदिक या टीबी। बीसीजी बेसिलस कैलमिएट ग्वेरिन का संक्षिप्त रूप है। यह तपेदिक या टीबी से बचाव करता है। बीसीजी का टीका बच्चों को जन्म के समय लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर शुद्ध एवं विकृत होते हैं? तो 12 होते हैं। भारतीय संगीत में कुल स्वर शुद्ध एवं विकृत 12 होते हैं। 7 शुद्ध स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। सातों स्वरों के नाम क्रमशः है सा, रे, गा, म, प, ध और नी है। इसके अतिरिक्त इसमें 5 विकृत स्वर भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन प्रतिवर्ष होता है। तो ये क्या कहाँ होता है? तो ये मुंबई में होता है। स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन एक उल्लेखनीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और नृत्य समारोह है, जो प्रतिवर्ष सूर्य श्रृंगार संस्थान द्वारा मुंबई में आयोजित किया जाता है। अब स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन का प्रथम आयोजन 1952 में किया गया था। प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ये कहाँ प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष हमारा मुंबई में मनाया जाता है, और इसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और नृत्य समारोह है, जो प्रतिवर्ष सुर श्रृंगार संसाद द्वारा मुंबई में आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा आयोजित होता है? तो संसाद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन दरबारी गायक थे? तो अकबर के थे। तानसेन अकबर के दरबारी गायक एवं नरोत्तम में से एक थे, जिसे अकबर ने रीवा के राजा रामचंद्र से प्राप्त किया था। और अकबर ने तानसेन को कंठाभरणवाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। ये ध्रुपद गायन के शीर्ष गायक थे। इनकी मुख्य रचना संगीत सार और राम
रागमाला आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयदेव किस ग्रंथ के रचयिता हैं? तो गीत गोविंद के हैं। और जयदेव गीत गोविंद रतिमंजरी रामामात्य स्वरमेल कला निधि वन सेकेंड, जयदेव गीत गोविंद रतिमंजरी और रामामात्य है, स्वरमेल कला निधि, हृदय नारायण देव, हृदय कौतुक, हृदय प्रकाश, कल्याण रास तरंगणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपेक्ष्य होता है, परिपेक्ष्य होता है पटल की गहराई। अब इसकी व्याख्या करते हैं। परिपेक्ष्य वस्तुओं के आयाम को प्रदर्शित करता है, करने का माध्यम है। वस्तुओं, दृश्यों आदि की दूरी लंबाई का ठीक ठाक बात दिखाने वाला चित्र परिपेक्ष्य कहलाता है। हालांकि परिपेक्ष्य अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग संदर्भ में प्रयुक्त होता है, जैसे किसी वस्तु, पदार्थ, मत, मूल्य आदि को देखने के अर्थ में भी परिपेक्ष्य को देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? अजंता के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अजंता की गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद शहर से लगभग 107 किलोमीटर पहाड़ों को काटकर बनाई गई हैं। अब प्रारंभ में अजंता में 29 गुफा में चित्र बने थे, परंतु वर्तमान में 1 से 2, 9 से 10 और 16 से 17 के चित्र शेष हैं। 16वीं गुफा के चित्र में मरणासन्न राजकुमारी नामक चित्र सर्वाधिक सुंदर है। 1983 में यूनेस्को द्वारा अजंता एवं एलोरा का विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो घोषित कब हुआ था? 1983 में यूनेस्को द्वारा अजंता एवं एलोरा को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना कहलाता है? तो हैचिंग कहलाता है। पास पास की रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना हैचिंग कहलाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये क्वेश्चन एक आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ हुआ, तो यहाँ पे 2020 तक बताया गया है। अब उसके आगे था 2024 फ्रांस में हुआ है, 2028 अमेरिका में हुआ है और 2032 ऑस्ट्रेलिया में होगा। ये ओलंपिक खेल जो है हर 4 साल के बाद होता है।